कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? तो चलिए आज हम अपने ब्रह्मांडीय घर यानी हमारे सोलर सिस्टम की उसी कमाल की कहानी में गोता लगाते हैं। ये एक ऐसा सफर होने वाला है जो हमें अरबों, जी हाँ अरबों साल पीछे ले जाएगा। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि हमारा ये घर, ये पूरा का पूरा सोलर सिस्टम आखिर बना तो बना कैसे? मतलब शून्य से ये सब कैसे खड़ा हो गया? और हैरानी की बात यह है कि इसका जवाब एक बहुत ही मामूली सी जगह से शुरू होता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। आज हम जो कुछ भी देखते हैं, ये ग्रह, ये चांद, अरे यहाँ तक कि हम खुद, इन सब की शुरुआत बस यहीं से हुई थी। सोचिए, 4.6 अरब साल पहले अंधेरे में तैरता हुआ धूल और गैस का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ बादल, बस और कुछ नहीं था। तो चलिए इस कहानी के पहले चैप्टर को खोलते हैं। देखते हैं कि कैसे एक मामूली से बादल से हमारा पूरा ये कॉस्मिक परिवार तैयार हो गया। इसे ना एक तरह की कॉस्मिक रेसिपी की तरह समझ सकते हैं, जिसमें कुछ खास इंग्रेडिएंट्स थे और कुछ जरूरी स्टेप्स। 460 करोड़ साल, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये इतना बड़ा है कि दिमाग में फिट करना भी मुश्किल है। अगर इसकी तुलना करें तो पूरी की पूरी इंसानी सभ्यता का इतिहास बस एक पलक झपकने जैसा है। हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। साइंटिस्ट इस शुरुआती बादल को एक नाम देते हैं, नेब्यूला, या हिंदी में कहें तो निहारिका। और ये सोचना ही कितना कमाल का लगता है कि यही वो कच्चा माल था, वो रॉ मटेरियल जिससे हमारा सूरज, हमारे सारे ग्रह और हाँ, हम सब बने हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा और समझते हैं। इसे नेब्यूलर थ्योरी कहते हैं। तो हुआ ये कि सबसे पहले ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण ने उस पूरे बादल को अंदर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे वो सिकुड़ता गया, वो और तेजी से घूमने लगा और घूमते घूमते एक चपटी डिस्क जैसा बन गया। और असली जादू यहीं से शुरू होता है। उस डिस्क के बिल्कुल सेंटर में इतना ज्यादा मटेरियल जमा हो गया, मतलब पूरे सोलर सिस्टम का 99.8%, कि वहां प्रेशर और गर्मी अपनी हदें पार कर गए और न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया और बूम, हमारे सूरज का जन्म हुआ। और जो बाकी बचा हुआ 0.2% धूल और पत्थर थे, वो बने ग्रहों के लिए कच्चा माल। सूरज तो बन गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि प्लैनेट्स की कहानी तो अब शुरू हुई थी। और जैसा कि हम देखेंगे, हमारा सोलर सिस्टम दो बहुत अलग-अलग हिस्सों में बट गया। यहाँ एक साफ साफ बंटवारा दिखता है। एस्ट्रोनॉमर्स इसे फ्रॉस्ट लाइन कहते हैं, मतलब एक ऐसी लाइन जिसके एक तरफ बहुत गर्मी थी और दूसरी तरफ बहुत ठंड। तो सूरज के करीब फ्रॉस्ट लाइन के अंदर, जहां इतनी गर्मी थी कि बर्फ टिटी नहीं सकती थी, वहां बने चट्टानी ग्रह मर्करी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये छोटे हैं और ठोस हैं। और फ्रॉस्ट लाइन के उस पार, जहां बहुत ठंड थी, वहां बने गैस और बर्फ के बड़े बड़े जायंट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये बहुत विशाल हैं और इनके ढेरों चांद भी हैं। चलिए अब कहानी का फोकस अपने घर यानी पृथ्वी पर लाते हैं, क्योंकि इसकी कहानी और इसके साथ ही हमारे चांद के बनने की कहानी अपने आप में बहुत खास और काफी ड्रामेटिक है। शुरू में पृथ्वी रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी। सोचिए, लावा का एक उबलता हुआ गोला, बस। लेकिन फिर लाखों करोड़ों सालों में ये धीरे धीरे ठंडी हुई, इसकी सतह पर बड़े बड़े महासागर बने और फिर आखिरकार लगभग 3.5 अरब साल पहले जिंदगी की पहली चिंगारी यहीं फूटी। लेकिन हमारा चांद कहाँ से आया? इसके पीछे जो सबसे मानी हुई थियरी है, वो किसी एक्शन फिल्म जैसी है। माना जाता है कि अरबों साल पहले मंगल ग्रह के साइज का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट सीधे आकर हमारी युवा पृथ्वी से टकरा गया। ये एक जबरदस्त महाविनाशकारी टक्कर थी। इस टक्कर से जो मलबा स्पेस में बिखरा, वही धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से एक साथ जुड़ गया और बन गया हमारा चांद। अब देखिए, ग्रह और चांद बनने के बाद भी काफी सारा मलबा बचा हुआ था। इसमें से कुछ तो मार्स और जुपिटर के बीच फंसकर एस्ट्रॉइड बेल्ट बन गया, और कुछ बर्फीले टुकड़े, जिन्हें हम कॉमेट्स कहते हैं, वो सोलर सिस्टम के बाहरी किनारों पर चले गए। और हाँ, कभी-कभी ये भटके हुए टुकड़े ग्रहों से टकरा भी जाते हैं, जैसा कि शायद डायनासोर्स के साथ हुआ था। ये सब तो अरबों सालों से चल रहा था, लेकिन हम इंसानों ने तो इसे समझना अभी हाल ही में शुरू किया है। तो अब बात करते हैं हमारी अपनी खोज की कहानी की,
कि कैसे हमने अपने इस ब्रह्मांडीय पड़ोस को जानना और समझना शुरू किया। हमारी समझ ने वाकई एक लंबा सफर तय किया है। बहुत पहले प्राचीन काल में आसमान में दिखने वाली चीजों को देवता माना जाता था। फिर आया 1609। गैलीलियो ने अपनी टेलीस्कोप आसमान की तरफ घुमाई और जुपिटर के चांद देख लिए। बस उसी एक पल ने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद न्यूटन ने हमें बताया कि ये सब ग्रेविटी की वजह से एक साथ बंधा है। और आज तो हमारे रोवर्स मार्स पर घूम रहे हैं और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें ऐसी तस्वीरें भेज रहा है जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। तो हमने अतीत की यात्रा तो कर ली। अब जरा देखते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम आज कैसा दिखता है और इसका भविष्य क्या होने वाला है। आज की तारीख में हमारा सोलर सिस्टम एक बहुत ही बिजी जगह है। यहाँ 8 ग्रह हैं, 200 से भी ज्यादा चांद हैं, लाखों एस्टेरॉइड्स और अरबों कॉमेट्स हैं, और ये सब हमारे सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, जो हमें लगातार जिंदगी देने वाली एनर्जी दे रहा है। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। आज से करीब 5 अरब साल बाद हमारा सूरज अपना फ्यूल खत्म करना शुरू कर देगा और तब वो फूलकर एक रेड जायंट यानी लाल दानव तारा बन जाएगा। वो इतना बड़ा हो जाएगा कि शायद मर्क्यूरी, वीनस और हो सकता है कि पृथ्वी को भी अपने अंदर समा ले, और उसके बाद आखिर में वो सिकुड़कर एक ठंडा व्हाइट डॉर्फ बन जाएगा। तो ये तो थी पूरी कहानी, लेकिन हमारा सोलर सिस्टम कुछ बहुत ही दिलचस्प फैक्ट से भी भरा हुआ है। चलिए जल्दी से कुछ कमाल की बातें जानते हैं। सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में ठीक इतना ही वक्त लगता है। मतलब जब हम सूरज को देखते हैं तो हम असल में उसे वैसा देख रहे होते हैं जैसा वो 8 मिनट पहले था। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। ये इतना बड़ा है कि बाकी सारे 7 ग्रह इसके अंदर समा सकते हैं और तब भी जगह बच जाएगी। ये हमारे पड़ोस का असली जायंट है। और सैटर्न यानी शनि, इसके छल्ले जितने खूबसूरत हैं उतने ही दिलचस्प भी। ये कोई ठोस चीज नहीं है, बल्कि ये बर्फ और चट्टान के अरबों छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं, जो सबके सब इसके चारों ओर घूम रहे हैं। यकीनन हमारे सोलर सिस्टम के सबसे खूबसूरत नज़ारों में से एक। और हाँ, प्लूटो की बात कई लोगों के लिए थोड़ी दुख की बात है, लेकिन साल 2006 में साइंटिस्ट ने इसे एक ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक ग्रह होने की सारी शर्तों को पूरा नहीं करता। और आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, इस इतने बड़े, इतने विशाल ब्रह्मांड में अरबों खरबों ग्रहों और तारों के बीच पृथ्वी ही वो अकेली जगह है जहां हम जानते हैं कि जिंदगी है। तो इसकी ये नाजुक और अनोखी कहानी हमें अपने घर के बारे में और इस ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में आखिर क्या सिखाती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है सोचने के लिए।